नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। तो अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वहां पर चल रहा है और दंगल में हम सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और आज का दंगल हम दरअसल पद्म पुरस्कारों पर करेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई थी। और पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद जिस तरीके से इस बार भी घोषणा की गई है, कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री सम्मान अलग अलग क्षेत्रों में विशेष काम करने वाले लोगों को दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने इन पुरस्कारों को लेकर एक डेटा एनालिसिस किया हुआ है। कांग्रेस के नेता बताना चाहते हैं कि जब जब चुनाव होता है, जिस जिस राज्य में चुनाव होता है, वहां के लोगों को खास करके पद्म पुरस्कार भरपूर दिए जाते हैं, खूब संख्या में दिए जाते हैं। उन लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उस पर कांग्रेस की कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि चुनकर उन्हीं राज्यों के लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 37% पद्म पुरस्कार उन 5 राज्यों के लोगों को दिया गया है जहां इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यानी उसमें पश्चिम बंगाल शामिल है, केरला शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, पुदुचेरी शामिल है। वहां के लोगों को, असम भी है उसमें, वहां के लोगों को पद्म पुरस्कार 37% पद्म पुरस्कार दिए गए। कांग्रेस ने पिछले 6 साल के आंकड़े रखकर यह साबित करने की कोशिश की है कि पद्म पुरस्कार राजनीतिक और चुनावी कारणों से बांटे जाते हैं। जबकि पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते समय सरकार ने दावा किया है कि 30 सूबे को 84 जिलों में से 39,000 लोगों में से जो 131 नाम छांटे गए हैं, वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से स्क्रूटिनी करके छांटे गए हैं। उधर पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि भगत सिंह कोश्यारी ने मराठा विभूतियों का अपमान किया था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस महाराष्ट्र में जो सत्ता संघर्ष हुआ था उस पर बैठी थी, उसमें भी राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे और उन्हें पद्म पुरस्कार क्यों दिया गया। शिबू सोरेन की पार्टी कह रही है कि दिशोम गुरु को दरअसल भारत रत्न मिलना चाहिए था, पद्म पुरस्कार क्यों दिया गया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को पद्म विभूषण मिला गया है, लेकिन उनकी पार्टी कह रही है कि पहले के लेफ्ट नेताओं ने, जिसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य है या ईएमएस नंबूद्रिपाद है, उन्होंने साफ शब्दों में पद्म पुरस्कार ठुकरा दिए थे, फिर सरकार भले किसी के भी हो। तो इन तमाम सियासत पर इस बार के पद्म पुरस्कारों को लेकर जो हो रही है, उसी पर हम दंगल में चर्चा करेंगे कि क्या पद्म पुरस्कारों का राजनीति से सचमुच में कोई रिश्ता है। पक्ष और विपक्ष के मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले पद्म पुरस्कारों पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the second Apache. उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली। Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers. कर्तव्य पथ पर निगरानी। Suryastra and the BrahMos weapon system. The Akash weapon system led today by Captain Aniket Drone Shakti, Eagle on the arm, captained by Divyojit Mukherjee. 77वें गणतंत्र से पहले भारत सरकार ने राष्ट्र के 131 गौरवों को जो सम्मान दिया है, उन सम्मानों को लेकर तरह तरह के सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार कहती है कि 12 साल में 22 राज्यों के 18 अन्य दल के राजनेताओं को सम्मान मिला। कांग्रेस कहती है जहां चुनाव होते हैं वहां ज्यादा पुरस्कार बांटे जाते हैं। सरकार कहती है उत्तर पूर्व के अष्टलक्ष्मी राज्यों को 40% पद्म पुरस्कार मिले। कांग्रेस कहती है कि इस साल चुनावी राज्यों में 37% पद्म पुरस्कार बांटे गए। सरकार कहती है डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। कांग्रेस कहती है 5 में 3 पद्म विभूषण इस बार केरल के लोगों को दिए गए। सरकार कहती है कि मोदी राज में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को सम्मानित किया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी कहती है कि महाराष्ट्र का अपमान करने वालों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कांग्रेस के नेता कीर्ति चिदम्बरम से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत तक ने इस बार के पद्म पुरस्कारों को लेकर राजनीतिक सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने पिछले 6 साल के पद्म पुरस्कारों की फहरिस्त का विश्लेषण करते हुए दावा किया है कि 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और जहां सिर्फ 18% आबादी है, उन राज्यों में कुल 37% पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं।
इसी तरह 2023 में 21% आबादी वाले 9 चुनावी राज्यों में 34% पद्म पुरस्कार दिए गए थे। उससे पहले 2022 में 26% आबादी वाले 7 चुनावी राज्यों में 37% पद्म पुरस्कार बांटे गए और 2021 में 18% आबादी वाले 5 राज्यों में कुल 38% पद्म पुरस्कार बांट दिए गए। They can degrade such talented heads from Tamil Nadu because during their time it was only lobbying made Padma Shri awards, lobbied persons to get, but here transparently. कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम कहते हैं कि एक देश एक चुनाव होता तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार विजेता चुनना मुश्किल होता। अब आसान है, जहां चुनाव है वहां के लोगों को चुन लो। हालांकि इस साल घोषित पद्म पुरस्कारों की फहरिस्त पर नजर डालें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा 15 पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र के महानुभावों को दिया गया है। इसके बाद 13 पद्म पुरस्कार पाने वाले तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के 11 और केरल से 8 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। असम से 5 और 5 पुडुचेरी से एक शख्स को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें कुछ तो खुश करने वाला फैक्टर होगा, ये सच है। हालांकि इस बार केरल के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंदन को भी पद्म पुरस्कार मिला है। सीपीआईएम का कहना है कि वीएस जिंदा नहीं है तो परिवार की मर्जी से ये पुरस्कार लिया गया है, वरना पहले वामपंथी नेताओं ने ऐसे पुरस्कार मना कर दिए थे। ईएमएस नंबूद्रीपाद को एक बार ये ऑफर दिया गया था, उन्होंने इसे मना कर दिया। ज्योति बसु ने भी ये अवार्ड लेने से मना कर दिया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी इसे मना कर दिया था। हालांकि मोदी सरकार का दावा है कि कांग्रेस के राज में बांटे जाने वाले पद्म पुरस्कार सरकारी पुरस्कार थे, जिन्हें अब सही मायने में जनता का पुरस्कार बनाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक इस बार के पद्म पुरस्कारों के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों से 39,000 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनकी कई दौर की वैज्ञानिक प्रक्रिया से स्क्रूटनी और व्यापक मशविरे के बाद 131 नाम चुने गए। इसमें 10 लोग ऐसे जिलों से हैं जिन्हें आजादी के बाद पहली बार पुरस्कार मिला है। जहां जहां चुनाव है वहां पद्म भूषण ये दे रहे हैं। अच्युतानंद जी को केरल में, अब इन्होंने चुनाव को लेकर के आसाम बंगाल में 15-15 लोगों को दे दिया, खैरात बांट दी। हालांकि सरकार का दावा है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं के चयन में अब देश, समाज और आवाम के कल्याण के हित में काम करने वालों का चयन किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी सवाल उठा रही है कि जिस भगत सिंह कोश्यारी के गवर्नर रहते शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, उन्हें पद्म पुरस्कार क्यों दिया गया? महाराष्ट्र की या तो देश की जो लोकशाही है, लोकशाही का अपमान या अवमान कहीं भगत सिंह कोश्यारी ने किया नहीं है, ना कोई कर सकता है। इसलिए खुद के राजकारण के लिए भगत सिंह कोश्यारी को दोषी ठहराना ये उचित नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं। उधर झारखंड में मरणोपरांत पद्म विभूषण पाने वाले आदिवासी नेता शिबू सोरेन की पार्टी ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन दिशोम गुरु के लिए भारत रत्न की मांग कर डाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो पद्म भूषण से भी बहुत ज़्यादा रिजर्व करते हैं, इसलिए भारत रत्न दिया जाए उन्हें, यही हमारी मांग रहेगी। वैसे धन्यवाद देते हैं कि उन्हें पद्म भूषण के लिए भी चुना गया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने वर्ष 1954 में 2 तरह के नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत की थी, जिसमें एक भारत रत्न और दूसरा 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण पुरस्कार थे। 8 जनवरी 1955 को पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री बनाई गई। ये पुरस्कार देश समाज की विशिष्ट सेवा या पहचान के लिए दिए जाते हैं, जिनका चयन प्रधानमंत्री की गठित कमेटी की ओर से किया जाता है, जिस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 जाने माने लोग सदस्य होते हैं। भारत में इस तरह के पुरस्कारों को लेकर राजनीतिक पसंद नापसंद और सियासी रुचि वाले सवाल अक्सर उठाए जाते रहे हैं। इस बार भी विपक्ष ने ऐसे सवाल उठाए हैं। आज तक ब्यूरो। जब से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है तभी से लेकर अब तक बार बार यह सवाल उठता रहा है कि आखिरकार कैसे और किस तरीके से पद्म पुरस्कारों का चयन किया जाता है, कैसे उन व्यक्तियों को चुना जाता है कि इस बार इन्हें पद्म पुरस्कार देने हैं, कैसे भारत रत्न देना है। और कई बार इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी रही है, लेकिन इस बार एक बार फिर चुनावी राजनीति से इसे जोड़ा जा रहा है। खास करके दक्षिण के 5 राज्य और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और असम मिलाकर इस बार करीब 50 से ज्यादा पद्म पुरस्कार दिए गए और उसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। तो क्या सचमुच में राजनीतिक दृष्टि से इन पद्म पुरस्कारों को देखा जाना चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रजेश कलप्पा, कांग्रेस के प्रवक्ता है।
कांग्रेस के तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। कार्ति चिदंबरम से लेकर बाकी कई कांग्रेस नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, अलग अलग आंकड़े भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद दुबे, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, अभी भी 2022 में जी रहे हैं। अभी भी भगत सिंह कोश्यारी ने जो 2022 में किया था उस बात को लेकर शिवसेना यूबीटी सवाल उठा रही है कि कैसे भगत सिंह कोश्यारी को यह पुरस्कार, यह सम्मान दिया जा सकता है। विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। 3 सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या चुनावी राज्यों में ज्यादा पद्म पुरस्कार बांटने के कांग्रेस के आरोप सही है, क्योंकि उसके लिए कांग्रेस आंकड़े देने की भी कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल, क्या भारत रत्न या पद्म पुरस्कारों जैसे नागरिक सम्मानों का राजनीतिकरण हो रहा है? और यह आरोप पहली बार नहीं लग रहा है, इससे पहले भी जब 1988 में एमजी रामचंद्रन को यह अवार्ड दिया गया था, तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर सवाल उठाए गए थे कि चुनाव को देखते हुए दक्षिण में खास करके पुरस्कार दिया जा रहा है। कई बार इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। तीसरा सवाल, क्या मोदी राज में योग्य लोगों को नागरिक सम्मान देने का दावा सही है? क्योंकि कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो दिखने में छोटे लगते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक तारली जो बजाते हैं उनको एक पुरस्कार दिया गया है, आदिवासी इलाके से आते हैं, और तारपा बजाने वाले जो वहां के कलाकार हैं उनको पुरस्कार दिया गया। ऐसे कई सारे कलाकार आपको दिखाई देंगे कि जिनका नाम कभी किसी ने सुना नहीं होगा। तो यह दावा भी मोदी सरकार की तरफ से किया जाता है कि हम आम लोगों को दरअसल पुरस्कार दे रहे हैं। तो क्या यह दावा भी सही है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्य चर्चा इसी मुद्दे पर होनी चाहिए, शहजाद पूनावाला, कि क्या राजनीतिकरण हो रहा है? क्योंकि इसको लेकर एक आंकड़े रखे गए, मैं जरा वो ग्राफिक्स सबके सामने रखना चाहता हूं और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखिए, जहां पर जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां की आबादी कुल है 18% आबादी है। 2026 के पुरस्कार अगर हम देखें तो पुरस्कार दिए गए 37%, यानी आबादी से ज्यादा। 84 जिलों में से 30,000 आवेदन आए थे। 2030 में 21% आबादी वाले 9 चुनावी राज्यों में 34% पद्म पुरस्कार बांटे गए थे। 2022 में 26% आबादी वाले 7 चुनावी राज्यों में 37% पद्म पुरस्कार दिए गए थे। 2021 में 18% आबादी वाले 5 राज्यों में कुल 38% पद्म पुरस्कार बांटे गए थे। और उसमें से कुछ नाम है जिसको लेकर तो साफ सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या सचमुच में इस तरीके से कोरिलेशन जोड़ना क्या सही बात है? शहजाद। सबसे पहले तो साहिल जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। भाई, जिनका पारिवारिक इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कारों को भी पारिवारिक जागीर की तरह या चुनावी दृष्टि से बांटा जाए, जो स्वयं ही अपने आप को भारत रत्न देते थे और अंबेडकर जी को भूल जाते थे, सरदार पटेल को भूल जाते थे, ऐसे लोगों को इसी प्रकार से नजर आएगा। मैं आपको अभी आंकड़ों से पहले जवाब देना चाहता हूं। साहिल जी, पहले तो जिन 5 राज्यों का अभी आपने आंकड़ा दिखाया, कांग्रेस का कहना है कि 37% जो अवार्ड्स है वो इन 5 स्टेट्स है। ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि 131 अवार्ड्स दिए गए रेसिपिएंट्स है आज, और ये 5 स्टेट्स में 38 रेसिपिएंट्स है। इसका मतलब है आंकड़ा 29% है। अब आप बोलेंगे 29-37 में क्या अंतर है शहजाद? तो मैं आपको बताता हूं। फिर मैंने बोला कि साहिल के शो पे जाना है, थोड़ा रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, तो मैं गया 2025 के आंकड़ों में। इन 5 राज्यों में 2025 में तो चुनाव नहीं था। 113 रेसिपिएंट्स में अवार्ड्स थे, 35 इन राज्यों में, मतलब कि 31%। फिर मैंने बोला साहिल एक आंकड़े से संतुष्ट नहीं होगा, तो 24 के आंकड़े में गया, तो 24 का आंकड़ा देखा तो वहां पे 30% था। फिर मैंने सोचा कि उससे भी पहले जाता हूं, 23 में गया तो वहां पे भी आंकड़ा 30-35 के बीच में था। तो मतलब हर वर्ष अगर आप इन 5 राज्यों को उठाकर देखेंगे साहिल मेरे भाई, और आपके प्रोड्यूसर और रिसर्चर भी इसकी बात की तस्दीक करेंगे, 30 से 35 से 38 इन स्टेट्स को मिलता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या 22 से 23 से 24 से ही राजनीति कर रहे थे क्या इस 26 के चुनाव के लिए? नहीं। दूसरी बात, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। 2022 में यूपी के चुनाव थे, जस्ट उससे पहले अवार्ड डिक्लेयर हुए। यूपी में 20%, 18 to 20% पॉपुलेशन है, अवार्ड केवल 10 मिले। भाई, ये अवार्ड योग्यता पे दिए जाते हैं। और आखिरी में अपना पॉइंट रखना चाहता हूं इस विषय में। साहिल जी, हम तो उस कालखंड में जी रहे हैं 2014 के बाद, जहां पर एक स्टेट्समैन प्रधानमंत्री है जो नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजते हैं, प्रणब मुखर्जी को नवाजते हैं, तरुण गोगोई जी को अवार्ड देते हैं, शरद पवार जी को 2017 में जब कोई चुनाव नहीं था तब अवार्ड
अवार्ड देते, सांगमा जी को देते, एससी जमीर को 2020 नागालैंड से थे अवार्ड देते, गुलाम नबी आजाद, मुलायम सिंह यादव को 2023 जब चुनाव खत्म हो गए थे 22 में, और आज शिबू सोरेन जी को झारखंड से जिनको दिया है, झारखंड में कोई चुनाव नहीं है। तो मैं तो वो कह रहा हूं कि भाई हम लोग तो दलगत राजनीति के ऊपर उठकर राजनीतिक विरोधियों को भी सम्मानित करते हैं। और इनके यहां पर साहिल, क्योंकि आप खुद महाराष्ट्र से, मैं भी महाराष्ट्र से हूं, मोहन धारिया को छोड़कर यूपीए की सरकार ने किसी विपक्षी नेता को कभी भी कोई पुरस्कार नहीं दिया, और मोहन धारिया को भी तब दिया जब उनके 20 साल हो गए थे राजनीति छोड़कर। तो जो लोग खुद पारिवारिक अवार्ड देते थे, मैं तो जानना नहीं चाहता हूं किन किन को दिया। अब मैं जाऊंगा तो साहिल एकाध आपके भी मित्र है जिनको केवल और केवल अच्छी हमारे तरफ से बैटिंग करते हैं मीडिया में, तो इसलिए दिया गया था। मैं उसमें मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। तो साहिल जी, मुझे लगता है कि बता दे आज मुझे, क्या वीएस अच्युतानंदन को दिया गलत दिया क्या केटी थॉमस को दिया गलत दिया क्या, आज बता दे। कर्नाटका का एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि ब्रजेश कलप्पा है कर्नाटका से मूलतः। बीदरी आर्ट्स के एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट, लास्ट बात, बीदरी आर्ट्स के एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे शाह कादरी जी को जब अवार्ड मिला तो उन्होंने बयान दिया कि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे मोदी सरकार अवार्ड देगी, मुझे लगा कांग्रेस मुझे देगी, पर कांग्रेस ने मेरी अनदेखी की और मोदी सरकार ने मेरे टैलेंट को देखा, उससे क्या वोट बढ़ गए हमारे। ठीक है ब्रजेश कलप्पा, कई सारे उदाहरण शहजाद पूनावाला यहां पर रख रहे हैं। कुछ मित्रों का जिक्र वो कर रहे थे, कुछ मित्रों का जिक्र मैं भी कर सकता हूं, लेकिन बजाय इसके कि हम मित्रों के जिक्र करें, मैं जरा नंबर्स पर ही ध्यान रखना चाहता हूं। एक बार फिर मैं वो नंबर्स आपको दिखाना चाहता हूं। शहजाद ने भी अच्छी पढ़ाई करके आए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि नंबर्स का गेम तो चलता रहेगा, लेकिन जो नंबर्स हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे स्क्रीन पर, वो उन राज्यों के नंबर्स हैं 2021 से लेकर 2026 तक। वो उन राज्यों के नंबर्स हैं कि जहां पर दरअसल चुनाव होने जा रहा था, और उन्हीं राज्यों की आबादी और उन्हीं राज्यों में बांटे गए पद्म अवार्ड्स के नंबर्स हमने यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक और नंबर में सामने रखना चाहता हूं। 2025 में दक्षिण भारत से 36 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, वही 2026 में वो आंकड़ा बढ़कर 40 हो जाता है। पश्चिम भारत से, जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे तब 23 अवार्ड पश्चिम भारत से दिए जा रहे थे, 2026 में वो आंकड़ा घटकर 20 हो जाता है। 2025 में पश्चिम बंगाल में 8 अवार्ड दिए गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछली बार अवार्ड नहीं दिए गए थे, लेकिन 2026 में वो आंकड़ा बढ़कर 11 हो जाता है। कई सारे मुद्दे इसमें निकल सकते हैं, लेकिन एक बात तो ब्रजेश कलप्पा आपको माननी होगी, जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि उन लोगों के भी नाम है। शिबू सोरेन आपके सरकार, आपकी पार्टी के साथ सरकार में है, एक बार तो उन्होंने आपकी सरकार बचाई हुई है। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक सवाल उठा रहे हैं सरकार पर कि शिबू सोरेन को आप कैसे अवार्ड दे सकते हैं, जो ब्राइबरी कांड में जिन पर मुकदमा चला था, लेकिन उसके बावजूद उनको अवार्ड दिया गया है। वो आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे कई सारे नाम जो शहजाद कोट कर रहे थे वो भी तो सही है ना, आप उसमें राजनीति क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? साहिल जी, बात यह है कि जब भी चुनाव होता है और बीजेपी काम करता है सिर्फ चुनावों पे, और चुनाव जीतना जो है उनका पहली मंजिल है और आखिरी मंजिल है। तो इस वजह से जो है जब भी आप आंकड़े देखते हैं तो आपने भी अब दिखाया है, आंकड़े दिखाया है कि भाई देखिए, जब भी चुनाव होता है तो नेचुरली उस स्टेट्स पे ये पद्मा अवार्ड्स का ध्यान हो ही जाता है। और आप अभी भी देख रहे हैं कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अच्युतानंदन साहब जब तक जिंदा थे उनको भी पता था कि वो पद्मा अवार्ड तो जरूर स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि 3 या 4 कम्युनिस्ट लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पद्मा अवार्ड्स का स्वीकार किया नहीं है, और उन्होंने वेट किया जब अच्युतानंदन साहब नहीं रहे, उसके बाद जो है उनको दिया गया। तो ये तो अच्युतानंद साहब की बात हो गई। जैसे अब हो वेलापल्ली नटेशन साहब का एक सीरियस इन पे इल्जाम है कि इन्होंने बहुत सीरियस तरीके से घृणास्पद भाषण दिए हैं, और यही एक वजह हो सकता है कि उनको दिया है। लेकिन नंबर्स आप सोचे कि जिस राज्यों में इन्होंने जो पद्मा अवार्ड्स दिए हुए हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि वेदर इट इज केरला, वेदर इट इज तमिलनाडु, वैसे बीजेपी का यहाँ पे बोलबाला नहीं है। और बंगाल में भी जो है अब नंबर्स जो बढ़ गया है, उसका एक ही सीधा निशाना हो सकता है कि भाई देखिए, हमारा इलेक्शन
कैसे इसमें इंप्रूव हो कि इलेक्शन जो हमारा परफॉर्मेंस, तो यही एक बात हो सकती है और कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये पिछले का जो है। मैं जरा आपको एक आपने कुछ नाम रखे हुए, ब्रिजेश कलप्पा, वी नटेशन की आप बात कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही थी कि वो जिस समाज से आते हैं केरला में वो 22 से 23% है, तो ये भी राजनीति कहीं ना कहीं देखी जाती है। लेकिन आपको भी याद दिलाना चाहूंगा 1992 में, सुन लीजिए 1992 में सुभाष चंद्र बोस को आपने भारत रत्न की घोषणा की थी। उनके परिवार ने आकर कहा कि भाई बहुत देरी हो गई। 1945 में उनकी मौत हुई है, भारत रत्न आप 1992 में दे रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस सरकार ने किया हुआ है, और ऐसे में आज आप उठकर बीजेपी पर जब सवाल उठाने लगते हैं तो ये तो गलत राजनीति हो जाएगी ना। पद्म पुरस्कारों को लेकर कभी भी बात साफ नहीं हुई है कि आखिरकार चयन होता कैसे है। क्यों बाबा साहेब अंबेडकर को पद्म पुरस्कार देने के लिए वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने पड़ते हैं? क्यों सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने के लिए 1992 होना पड़ता है? पीवी नरसिम्हा राव वहां पर प्रधानमंत्री होने पड़ते हैं। ये सब सवाल भी तो कहीं ना कहीं उठेंगे ना। इसीलिए बीजेपी सवाल उठाती है कि हम तो सबको देते हैं, आपने तो आपके परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि मरणांत जो पोस्टुमसली दिया जाता है वो जब से शुरू हुई है, पहले तो मेरे ख्याल से 20 साल 25 साल तक वो मरणांत देते नहीं थे, और पोस्टुमसली देने लगे तो उसके बाद जो है ये सब नाम आए। नेचुरली काफी लोग थे जो जिनको नहीं मिला था, क्योंकि मरणांत जो है वो भारत रत्न दे नहीं रहे थे। तो उसके बाद जब मरणांत दिए हुए उसके बाद ही तो ये सब नाम उभर के आए। तो नेचुरली जो है ये तब तक वीपी सिंह साहब आ गए थे और ये नेचुरली ये सब शुरू हुए थे। ये बड़ा दिलचस्प आप जो कारण दे रहे हैं ना वो उस पर किसी को भरोसा नहीं होगा ब्रजेश जी। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक जल्दी से एक बात नहीं, काफी मुश्किल है इस पर भरोसा करना। देखिए वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनना पड़ा, इसके लिए पोस्टथेमस कितने 1956 में बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ है। 1992 सुभाष चंद्र बोस, उनके परिवार को आके ये कहना पड़ा कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। जब ये इतिहास है तब आप आज बीजेपी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं ब्रजेश कलप्पा? और उसके साथ साथ और एक सवाल आप पर आ जाएगा, क्या जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया है उनकी पात्रता पर आपको कोई आशंका है, या आपको लगता है कि पात्र है, वो सही पुरस्कार है, लेकिन टाइमिंग को लेकर आपको सिर्फ सवाल है? यह भी जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद शहजाद से मैं जवाब लूंगा। नहीं, जरूर इनके बारे में, किसी के बारे में भी अपार्ट फ्रॉम मिस्टर वेलापल्ली नटेशन और किसी के बारे में किसी को कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जब एक मेजर चंक ऑफ द अवार्ड्स दे गो टू पर्टिकुलर स्टेट्स, इसका एक ही सीधा निशाना होता है वो चुनावी उनको फायदा हो। और बीजेपी जो है अक्सर चुनाव से शहजाद ये सवाल इसलिए भी उठता है ना, पे कोई काम नहीं करता। पिछले साल जब भारत रत्न की घोषणा की गई तब कर्पूरी ठाकुर वहां पर नाम सामने आया। अब तक कर्पूरी ठाकुर के बारे में पिछले 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में किसी ने नहीं सोचा था। फिर कर्पूरी ठाकुर आ जाते हैं। लोग तो ये कहेंगे ना कि बिहार चुनाव आने वाले हैं, थोड़े मुश्किल है, कर्पूरी ठाकुर देंगे तो उसका असर थोड़ा अलग होगा, उनको देना चाहिए करके। ये भी तो कॉम्बिनेशन का विचार किया जाता है। जब नटेशन की बात होती है, वी नटेशन की, जिसके बारे में अभी इसका जिक्र कर रहे थे ब्रजेश कलप्पा, वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू इलावा, वो कम्युनिटी 22 से 23% है केरल के भीतर, उसके बारे में भी लोग सोचेंगे। आपको तो पता है ना कैसे चलता है एनालिटिकल माइंड। शहजाद साहिल जी मैं इसके लिए एक बहुत सुंदर सुझाव आपके सामने रखता हूं। हम सभी लोग आज एक स्वर में बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर भाई ये क्रिटिसिज्म ही नहीं होगा, क्योंकि भाई चुनाव होंगे 6 महीने, उसमें 6 महीने में चुनाव ही होंगे, और बाकी समय जब हम लोग एक योग्यता के आधार पर, जैसे कि आज महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव है भाई, लोकल पोल भी निपट गया महाराष्ट्र में, फिर भी वहां पे 15 अवॉर्डीज है, 15 रिसिपिएंट है। भाई साहिल जी ये प्रोसेस पहले टॉप डाउन और एक क्लोज्ड कमरे में, एक किचन कैबिनेट में होती थी। आज ये डेमोक्रेटाइज प्रोसेस ऑनलाइन, साहिल भी डाल सकता है, ब्रजेश भी डाल सकता है रिकमेंडेशन, शहजाद भी डाल सकता है। दूसरी बात, जो ब्रजेश जी ने अभी एड़ावा कमेटी के बारे में, जो मेरा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ठीक ना हो, जिसको EZHAV है, एड़ावा कमेटी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, वैसे तो राजीव गांधी ने सिखों के मारे जाने पर कहा था बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, और उनको भारत रत्न से नवाजा था। तो मैं तो कहता हूं कि राजीव गांधी से बड़ा हेट मॉन्गर कोई है क्या इस दुनिया में?
पर उनको भारत रत्न से नवाजने का काम किया गया था, और इनकी साथी आम आदमी पार्टी ने बोला था कि भारत रत्न वापस लेना चाहिए। तो इसमें नहीं जाते कि नटेशन जी का क्या है क्या नहीं, उन्होंने बहुत योगदान दिया। आखिरी बात देखिए, मैं थोड़ा और स्टडी करके आया साहिल जी, आपके शो में आना पड़ता है ना, तो बहुत स्टडी करके आना पड़ता है, आप ऐसे ही इतना क्लास लगा देते हैं। देखिए 4 स्टेट्स जो थे, ये जो 4 स्टेट्स, पुदुचेरी को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए यूटी को साइड रख रहा हूं, 4 स्टेट्स की बात कर रहा हूं। यूपीए के जमाने में केरल को 42 मिले 10 साल में, तमिलनाडु को 54, असम को 9, बंगाल को 35। आज एनडीए के जमाने में 10 साल में केरल को 60 रेसिपिएंट्स मिले हैं, तमिलनाडु को 90 मिला है, असम को 43 और बंगाल को 53। तो बाय एंड लार्ज ट्रेंड ये है कि हम लोग दिल्ली के बाहर और अलग अलग स्टेट्स, ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, हम लोग कोस्टल स्टेट्स, दूर दराज के इलाके से भी जो नॉमिनेशन है उनको अवार्ड मिल रहा है, रेसिपिएंट बन रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोसेस डेमोक्रेटाइज हुई है। अच्छी बात है। तो इसको चुनाव की दृष्टि से ना देखा जाए, ये मेरी आपसे आग्रह है। नहीं, ये बात बहुत ही अच्छी है। आपने जो आंकड़े रखे वो बहुत ही ठीक ठाक आंकड़े नजर आते हैं, क्योंकि 42 और 60 ये फर्क नजर आता है एक तरीके से। लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं इनको क्या लगता है कि जब चुनाव आता है तब ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ जाता है और तब इनकी धड़कनें थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन आनंद दुबे, अभी भी आप 2022 में अटके हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी क्या सिर्फ 2022 की वजह से जाने जाएंगे या बाकी भी चीजें हैं? मैं मानता हूं कि आपका उन पर खास प्यार आपका भगत सिंह कोश्यारी जी पर है, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का, शिवसेना यूबीटी का, लेकिन उसके बावजूद बाकी भी इतने साल का उनका काम होगा ना कहीं। सिर्फ एक ही चश्मे से देखना या कोई ठीक होगा क्या? साहिल भाई नमस्ते। देखिए, आपके शो में आने के लिए कुछ लोगों को बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, उसके पहले उनको स्टडी की कोई जरूरत ही नहीं रहती है, अज्ञान का भंडार भरा रहता है। लेकिन जब शो पर आना है तब कागज कलम आईपैड लेकर बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। क्यों भाई, इतनी स्टडी करने की क्या जरूरत है? अरे जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो झूठ है वो झूठ है, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। और आप बार बार कह रहे हैं 2022 अभी तक जा नहीं रहा है। अगर 2022 में किसी व्यक्ति पर कलंक लगा है, वो तो 2050 में भी रहेगा, वो 2150 में भी रहेगा, वो 2550 में भी रहेगा। इतिहास मिटा देंगे क्या साहिल भाई आप? भगत सिंह कोश्यारी जी ने जिस प्रकार एक चलती हुई सरकार को गिराने में एक अहम भूमिका निभाई, वो भी संवैधानिक पद पर बैठकर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आई हुई है कि उस समय अगर ऐसा न हुआ होता तो आप वापस पुनः मुख्यमंत्री होते। तो बताइए, इतने बड़े कारनामे के लिए आपने इतना महान पुरस्कार पद्म भूषण दिया है, तो उसके लिए तो बड़ी ताली बजाने वाली बात है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हम अपना देवता समझते हैं, उनको लेकर कितनी अभद्र टिप्पणी यही भगत सिंह कोश्यारी जी ने की थी। महाराष्ट्र भूला नहीं है। हमारी सबकी आराध्य महात्मा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जिस प्रकार उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, वो किसी से छुपा नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक पटल पर है। इतने महान कामों के लिए आप उनको पद्म भूषण दे दीजिए, चाहे भारत रत्न दे दीजिए, चाहे पद्म विभूषण दे दीजिए, आपके हाथ में भैया, सरकार आपकी है, ताकत आपकी है, सब कुछ आपका है, आप दे दीजिए। हम तो कोई टाइमिंग नहीं उठाएंगे भैया, हम तो सिर्फ ये पूछेंगे वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब मिलेगा, आपके पास जवाब नहीं है। हम कहेंगे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को कब भारत रत्न मिलेगा, आपके पास जवाब नहीं है। हम कहेंगे कि हमारे आराध्य बिरसा मुंडा जी को कब भारत रत्न मिलेगा, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? मतलब आप चाहते हैं कि मीठा मीठा कब कब और कड़वा कड़वा थू थू। यहां पर प्रश्न चिन्ह भी आप ही ने बताया कर्पूरी नंद ठाकुर जी को बिहार चुनाव से पहले भारत रत्न देना है, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? उनके खिलाफ जाती है बात। उनको जो सूट करती है, साधु संतों का अपमान करना हो, उन पर लाठियां बरसानी हो, बटुक साधुओं की चोटी खींचनी हो। जब पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप मुझे पुरस्कार दे रहे, मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पहले आप हेडगेवार को दीजिए पुरस्कार, उसके बाद ही मैं उसका स्वीकार करूंगा। ठुकरा दिया था, तब भी वाजपेयी सरकार थी यहां पर। लेकिन शहजाद, जल्दी से जवाब दीजिएगा। योग्यता चुनी जा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चोट भी तो लगेगी, उसका भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई आखिरकार राज्यपाल पद से क्यों हटना पड़ा था। और बाकी वीर सावरकर नाम तो लेते हैं, लेकिन भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी सवाल शिवसेना यूबीटी उठा रही है। सबके बारे में बोलता हूं साहिल जी। पहले तो सच हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्यों का अध्ययन होता है। हाँ, पर झूठ बोलना है तो आइए, कुछ भी गाकर, शायरी करके, मस्खरा बनकर चले जाइए। तो आपको पता है ना, हमारी स्टाइल तो फैक्ट बेस्ड डिबेट है। अब कुछ लोग केवल कविता गाने के लायक बच चुके हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, वो आते हैं, कविता गाकर चले जाते हैं। सुनिए ना, मैंने नाम नहीं लिया आनंद जी, आपका तो नाम ही नहीं लिया। आनंद जी, सही जगह पे चोट लगी है, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। अच्छा साहिल जी, कौन सी सरकार किसने गिराई भाई?
कोश्यारी जी ने जो फ्लोर टेस्ट बोला, तो फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव जी ने रिजाइन कर दिया था, और जो 2019 में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना गलत माना था, और शरद पवार जी ने खुद ने इस प्रेसिडेंट रूल के लिए जो रजामंदी दी थी, ये फडणवीस जी ने ऑन रिकॉर्ड आपको कई बार बोला है। तो जाकर शरद पवार जी से पूछ लीजिए ना, और सुप्रीम कोर्ट का कुछ बता दीजिए कि 2019 का जो प्रेसिडेंट रूल था वो गलत लगाया। पर अगर ये आधार है तो आनंद जी, अब चुनौती है, सरकारें गिराने का काम तो इंदिरा जी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। बोलो कि हम उनका भारत रत्न वापस चाहते हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी तो, जो इंदिरा गांधी जी के अब आप लोग जो है इंदिरा सेना बन चुके हैं, सोनिया सेना बन चुके हैं। और जहां तक भगवान बिरसा मुंडा का सवाल है, मान्यवर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म तिथि पर सुन लीजिए, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का अगर काम होता है तो वह आज हो रहा है, इतने वर्षों में नहीं हुआ। तो पहले आप पूछिए कि आदिवासी समाज से बेटी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया, 10 ट्राइबल म्यूजियम क्यों नहीं खोले, अंबेडकर जी का जो जल्दी से जवाब, फिर आशुतोष और विजय त्रिवेदी भी आएंगे, क्योंकि उन दोनों पत्रकारों ने सालों तक पद्म पुरस्कार देखे हुए हैं, उसको लेकर आसपास जो कंट्रोवर्सी चलती रही वो भी देखी हुई है। जल्दी से साहिल भाई, हम तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमने तो सिर्फ आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम लिया। आप साहिल भाई खाली इनसे पूछ लीजिए, शहजाद भाई बड़े विद्वान हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी को, आदरणीय जी को क्यों हटाया गया था राज्यपाल के पद से? क्या उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, या एक दिन पहले भी हटाया गया? तो क्यों हटाया गया? पूछिए अभी लाइव डिबेट पर, पूछिए। शहजाद जवाब देंगे? मैं जवाब दे दूं? हाँ जी। देखिए, यही अज्ञानता होती है संविधान में। हाँ सुनिए, संविधान में गवर्नर का पोस्ट एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। कोई यहाँ पे मुझे बताइए, बहुत सारे गवर्नर्स हैं जो 5 साल का एक स्टैट्यूटरी उनका नहीं होता है, ये संवैधानिक है। प्रेसिडेंट जब तक किसी को चाहती है तब तक वो गवर्नर होते हैं, ये आपको पता ही नहीं है। हमने कई राज्यों में गवर्नर समय से पहले और समय के बाद भी कंटिन्यू है, इसीलिए मुझे लगता है। चलिए 131 पुरस्कार है जी, जो संवैधानिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, सही है गलत है बता दीजिए। चलिए ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति करना ये गृह विभाग के अंडर होता है, गृह मंत्री तय कर सकते हैं, और उसके आधार पर जो राष्ट्रपति है वो उस पर मोहर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशुतोष, कई बार पद्म पुरस्कारों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब आपने शहजाद पूनावाला को सुना, आपने, उन्होंने 3 नाम गिनवाए इसमें। पहला तो शरद पवार का 2017 में, तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे कि भाई शरद पवार को अचानक पद्म विभूषण कैसे दिया जा रहा है। आज शिबू सोरेन के मामले में भी सवाल इसी तरीके से उठ रहा है कि भाई कुछ और उसके पीछे का कारण तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले कई ऐसे लोगों को भी पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हुए हैं जो उनकी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत काम करते आए हैं, उनके विरोधी रहे हैं उस तरीके से। तो ऐसे में इन पूरे पुरस्कारों पर राजनीतिक दृष्टि से सवाल उठाना क्या सचमुच में सही है? देखिए साहिल, जब भी पुरस्कार इस तरीके के होंगे तो उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर होगी, क्योंकि मोदी सरकार की एक खासियत ये कि हर चीज में वो पॉलिटिक्स देखते हैं और पॉलिटिकल क्या फायदा हो सकता है इसको वो अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं इसको गलत भी नहीं मानता, जो राजनीतिक दल है वो जरूर कोशिश करती है। कह दूंगा कांग्रेस बहुत दूध की धुली थी और बीजेपी बहुत गलत है तो ठीक नहीं है, लेकिन किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है इसके 2 उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आपने देखा था कि कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह को जो भारत रत्न देने की बात हुई थी, उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, और वो इंडिया गठबंधन के एक तरीके से जनक थे और फिर वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं, उसका एक बड़ा कारण कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना माना गया था। उसी के साथ साथ जो अजीत सिंह के बेटे हैं चौधरी, उनको भी पलटी मारी थी और पलटी मार के इधर चले गए थे। तो पुरस्कारों का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुआ था। इस बार अगर आप ध्यान से देखिए तो जिस तरीके से शिबू सोरेन को दिया जा रहा है, इसके बड़े गहरे राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा 2 महीने पहले 3 महीने पहले चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी, क्या वाकई में वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि बाद में इस पूरी खबर को बेबुनियाद बताया गया था, लेकिन वो चर्चा गर्म थी।
जहां तक अच्युतानंदन का है, मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। अच्छा कदम इसलिए क्योंकि अच्युतानंदन जैसे लोगों को भारत रत्न दरअसल मिलना चाहिए, और शिबू सोरेन के ऊपर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, लेकिन उनका कद भी भारत में मुझे लगता है भारत रत्न से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी तबके के अंदर जिस तरीके की जागृति उन्होंने पैदा की, जिस तरीके से नेतृत्व उन्होंने दिया, और जिस तरीके से झारखंड को लेकर एक नया राज्य बना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां विजय त्रिवेदी, गड़बड़ियां होती हैं, जिसका जिक्र आशुतोष कर रहे हैं, सीधे सीधे उसका राजनीतिक मतलब निकालने की कोशिश हुई थी, क्योंकि उसका एक चीज और follow-up जो है वो पॉलिटिकल एक्शन से हुआ था। जी साहिल, एक चीज और भी है। हाँ, बोलिए बोलिए, उसके बाद विजय 5 सेकंड। जिस तरीके से वेलापल्ली नटेशन को दिया गया है, एसएनडीपी जावा कम्युनिटी के हैं, उन्होंने पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मल्लपुरम को लेकर बड़ी तीखी टिप्पणी की थी। एक पत्रकार को उन्होंने आतंकवादी भी बताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर नटेशन के बहाने कहीं ना कहीं एंट्री मारने की कोशिश कर रही है, तो ये उसको उस नजर से भी देखा जाना चाहिए। ठीक है विजय त्रिवेदी, क्योंकि जो मैंने कहा कि उसका एक पॉलिटिकल फॉलोअप भी देखने मिला था, पॉलिटिकल एक्शन से फॉलोअप यहां पर हुआ था। इसी तरीके की चीजें इससे पहले भी देखी गई है। तो क्या पद्म पुरस्कारों का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए भी होता रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं? सिर्फ आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हमेशा के नजर से देखें, और उसके बाद फिर आज का जो आरोप लगता है उसको लेकर। साहिल, बिल्कुल ठीक आरोप है, और वो सनातन है ये आरोप कि राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक फायदे से किया जाता है। लेकिन मुझे हैरानी ये हो रही है कि आज जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं और शहजाद साहब को जिस पर आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वही तो वो चाहते हैं। आप बार बार कहिए कि ये चुनावी राज्यों में दिए गए हैं, और वो भी चुनावी राज्यों में जाकर कहेंगे देखिए हमने आपको पद्म विभूषण दिया, पद्म श्री दिया, पद्म भूषण दिया। तो ये तो उनकी पीआर एक्सरसाइज के लिए आप, मतलब जो कांग्रेस के या जो दूसरे प्रवक्ता बात कर रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ आलोचना नहीं कर रहे। लेकिन समझिए एक बड़ा बदलाव हुआ। एक सवाल जो आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल था कि क्या जिनको मिला है उन पर कोई आपत्ति है? वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है कि उन लोगों को आपत्ति नहीं हुई। इस सरकार से पहले जब दिए जा रहे थे तो कोई एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही नहीं था कि किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, ये नहीं है। आज ऑनलाइन सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें बहुत बड़ा फैसला जो है उन लोगों के साथ भी होता है जिन नामों को हम नहीं जानते, बल्कि हमारे सब मित्र लोग उनको तराशते रहते हैं कि किन लोगों को मिला है। कुछ बड़े फैसले होते हैं जो राजनीतिक फैसले होते हैं। हमेशा ये कह देना कि कैबिनेट सेक्रेटरी बनाते, कैबिनेट सेक्रेटरी तो फैसले करता नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वही लोग फैसला करते हैं। अच्युतानंदन साहब को मिला, ये भी ठीक बात है राजनीतिक दल उनको भी मिला, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल होते। एक शहजाद जी को मैं करेक्ट कर, अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो ऐसा नहीं है कि सब अवार्ड उस समय नहीं मिलते थे, उस समय भी लोगों को इस तरह के अवार्ड्स मिलते रहे हैं। लेकिन जो लोग एक परिवार में अपने सभी लोगों को सम्मान देते रहे हो भारत का, और फिर कहें कि सुभाष चंद्र बोस को इसलिए नहीं मिला, वो सुभाष चंद्र बोस की डेथ और फैसला होने में तो बहुत लंबा समय है। अंबेडकर को भी जब मिलता है, वीपी सिंह के लिए कहा जाता है, लेकिन वो मंडल की राजनीति से जुड़ा हुआ फैसला है। ठीक है। और फिर शहजाद जी को यह भी बताना चाहिए कि जिनको जिंदगी भर पानी पी पी कर आप मौलाना मुलायम और राम भक्तों की गोली चलाने वाले कहते हैं, उनको किस आधार पर आपने सिविलियन अवार्ड दिया? और झारखंड में आपने आरोप लगाया देंगे तब भी दिक्कत, नहीं देंगे तब भी दिक्कत, वो भी आपने दिया है फैसला। तो शिबू सोरेन को अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन ऐसी सब चीजें होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना है, और उसमें 70-80% उन लोगों मुझे भी साहिल भाई जिनको उम्मीद नहीं थी। जवाब दे दूं क्या साहिल जी? ठीक है, साहिल जी जवाब दे दूं? जवाब सुन लेते हैं शहजाद। हाँ जी साहिल जी जवाब दे दूं? हाँ हाँ साहिल जी जवाब दे देता हूं। देखिए पहले आशुतोष जी का फिर विजय जी का तो पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। आशुतोष जी ने जो अभी पहले बातें कही थी कि भाई इनको अवार्ड दे दिया तो उन्होंने पलटी मारी, तो क्या आशुतोष जी ये कहना चाहते हैं कि हमने मुलायम सिंह यादव जी को दिया है तो अब अखिलेश पलटी मारेंगे, तरुण गोगोई को दिया है तो गौरव गोगोई पलटी मारेंगे, और हमने जो है शरद पवार जी को दिया है तो सुप्रिया ताई भी जो है पलटी मारने वाली है? मतलब आशुतोष जी इस प्रकार से 2017 से बातचीत चल रही थी ना पवार साहब के साथ में, और विजय जी का भी जवाब इसी में से निकलता है मेरी हैं जी। 2017 से तो बातचीत चल रही थी ना पवार साहब के साथ में, ये तो बाद में अजित पवार बता रहे थे ना कि बातचीत तो 2017 से चल रही थी बीजेपी के साथ में।
शरद पवार जी ने, आपको शायद याद होगा कि जब उद्धव सेना हमारे साथ गठबंधन में थी पर कुछ दिन 6 महीने बाहर बैठी थी, तब शरद पवार जी ने ही हमारी सरकार को सपोर्ट किया था और हमारी महाराष्ट्र में सरकार को सपोर्ट किया। तो आप शरद पवार जी से पूछिए, फिर कोश्यारी जी को क्यों गालियां दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के? आनंद दुबे जी को शरद पवार जी से सवाल पूछे थे। एग्जैक्टली माई पॉइंट। दूसरी बात मैं अपनी कंप्लीट कर दूं विजय जी की बात को। देखिए विजय जी ये बिल्कुल सही कहते हैं कि हमने मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा से, हाँ मुलायम सिंह वो ये भी कह रहे हैं कि आप खुश है, आपको अच्छा लग रहा है कि ये चर्चा हो रही है, ताकि यही तो चर्चा आप करना चाहते हैं। माफ करिए मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर पद्म पुरस्कारों को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। लेकिन एक बात जाने से पहले मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं, शिशिर कुमार भादुरी जो थिएटर के लिए उनको 1958 में पद्म पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने लौटा दिया था पुरस्कार, और यह कहकर लौटा दिया था कि सरकार अगर चाहती है कि कुछ भला हो तो उस कला क्षेत्र के लिए कुछ करे। वो मैं नहीं चाहता कि पुरस्कारों के जरिए स्तुति पाठक तैयार हो। यही भावना के साथ में पद्म पुरस्कारों को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी पहले भी रह चुकी है। लेकिन फिलहाल जिनको पद्म पुरस्कार मिला उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गणतंत्र दिवस की एक बार फिर आपको शुभकामनाएं।